हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है अपनी अटेंडेंस लगा दो। यू नो द ड्रिल। आप यहाँ पे मुझे बता दीजिए हाय, हेलो, गुड इवनिंग भेज दीजिए ताकि मुझे पता चले। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2, राइट। सो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है हाय भेज दीजिए, गुड इवनिंग भेज दीजिए। अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। यस, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की बात करी थी, किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल बना है ना। पहले कितने सारे डेवलपमेंट्स हुए। सबसे पहले आया था डोबर्नियर ट्रायड्स, उसके बाद आया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद आई आपकी लोथरमेयर कर्व, फिर हमने पढ़ा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट। उसके बाद अब हम मॉडर्न पीरियोडिक की टेबल की तरफ गए थे। अब आज शुरुआत करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर्स मोर देन 100 जिनका होता है, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। तो बच्चा लास्ट क्लास से मैंने बताया था हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक चले गए थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने एक बात कही थी कि अभी जो फिलहाल जिस रूप में पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, जो हमारे हर जगह मिलती है, गूगल पे, शॉप्स पे, आपको अपने कमरे में लगा के रखनी चाहिए। मैंने एक होमवर्क दिया था आप सभी को कि आप सभी को क्या याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर सारे एलिमेंट्स के फ्रॉम द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक। एंड आपको याद होने चाहिए हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरी आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक पूरी इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। सबके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। साथ ही में मैंने बोला था कि आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी आनी चाहिए, बोला था मैंने लास्ट क्लास में ये चीज, राइट। अब इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और ये भी बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, एटॉमिक नंबर्स पे। कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर्स हमारे इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बच्चा क्या होता है, जैसे जैसे इनर रो हमारे एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टीज भी हमें दिखने को मिलती है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि पहले 2 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, फिर उसके बाद 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, फिर से 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती है, फिर 18 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर उसके बाद 32 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड फिर से 32 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आज बात करते हैं मेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चा उसे बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। इसकी मेरिट्स क्या है? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायगोनल लाइन सेपरेट्स आउट मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है बच्चा, उसमें एक डायगोनल लाइन, याद है सभी को पीरियोडिक टेबल क्या मैंने आज अटैच करी है यहाँ पे? आज मैंने अटैच नहीं करी है बट वो थोड़ी सी एंड में होगी, हम देख लेते हैं कहाँ पे पीरियोडिक टेबल है। ये रही, दिखाई दे रही है यहाँ पे, यही बोल रहा है कि एक डायगोनल लाइन सेपरेट करती है किसको, डायगोनल। ये डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल मतलब टेढ़ी लाइन। टेढ़ी लाइन के इस तरफ मोस्टली सारे मेटल्स हैं, टेढ़ी लाइन के उस तरफ सारे ब्लू कलर में नॉन मेटल्स हैं, बीच में क्या है आपके मेटलॉइड्स। यही वो बात कर रहा है। ये समझ आया? पीरियोडिक टेबल एकदम आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अभी तो मैंने दिखा दी, अब यही जैसे मैं बोलती हूँ चीजें, डायगोनल लाइन तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। हाँ मैम, डायगोनल लाइन पे सारे मेटलॉइड्स से येलो कलर के, याद है सभी को, सारे मेटलॉइड्स से, यहाँ पे मेटल्स से, यहाँ पे आपके क्या थे, नॉन मेटल्स, राइट। नेक्स्ट चीज है, अब मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ से, मेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायगोनल लाइन सेपरेट्स आउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, दिख गई वो हमें। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल। तो ये मेरिट्स है इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। अच्छाइयाँ क्या है कि एक डायगोनल लाइन की एक तरफ सारे मेटल्स है, दूसरी तरफ सारे नॉन मेटल्स है, समझ गए। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपकी एक ग्रुप में क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, ग्रुप 1 की। जब मैं बच्चा ग्रुप 1 की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आता है हाइड्रोजन,
फिर आता है लिथियम, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, फिर आता है सोडियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, फिर आता है पोटेशियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 एंड सो ऑन। तो एक ग्रुप में सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन से मैंने आपको दिखाई थी। सिमिलरली ग्रुप 2 की बात करूं, फिर से सिमिलर है। ग्रुप 2 में मेरे पास शुरू होता है ग्रुप 2 बेरिलियम से, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, फिर मैग्नीशियम आता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, बेरिलियम मैग्नीशियम, इस प्रकार से कैल्शियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2। इस प्रकार से इनकी कॉन्फ़िगरेशंस है। उसके बाद मैंने बोला था एक बार डी ऑर्बिटल को साइड में रख देते हैं, पर मैंने बोला था आपको फर्स्ट रो याद होनी चाहिए, राइट? फर्स्ट रो आपको याद होनी चाहिए। हेलो वैभव, थोड़े से लेट हो गए आप क्लास में। फर्स्ट रॉ याद होनी चाहिए जो स्टार्ट होती है आपकी स्कैंडियम टाइटेनियम से ले लेके जिंक तक जाती है। ये डी ब्लॉक की फर्स्ट रो याद होनी चाहिए विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ याद होनी चाहिए। उसके बाद पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक याद है, पी ब्लॉक शुरू होता है आपका बोरॉन से, बोरॉन से शुरू होता है ग्रुप 13। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है मैम 2s2 2p1, उसके नीचे क्या है? एल्यूमिनियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1, सो ऑन। सिमिलरली ये वही बोल रहा है कि एक ग्रुप में क्या होती है, सब सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होती है, बस शेल का नंबर बढ़ता जाता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम रहती है। ये चीज अच्छा मैंने लेट देखा, ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेरिट समझ आ गए कि एक डायगोनल लाइन आपकी सेपरेट करती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, एंड दूसरा मेरिट क्या था कि एक ग्रुप में सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है बच्चा आपकी डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स इसकी डिसएडवांटेज, इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, राइट? डीमेरिट्स मतलब ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स क्या है? सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। याद है मैंने बोला था कि जो हाइड्रोजन है वो मैंने रख तो ग्रुप 1 के साथ दी, लिथियम सोडियम के साथ ग्रुप 1 में मैंने रख दी, बट मैंने बोला था कि ये जो हाइड्रोजन है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज मेरा किसके साथ दिखाता है? ग्रुप 17 के साथ भी ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है, विच इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजेंस के साथ, राइट? ये हमारी ग्रुप 17 के साथ भी बच्चा सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है मेरा हाइड्रोजन, राइट? अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो मेरा हाइड्रोजन एटम है, क्या मतलब है बच्चा? कि मेरा जो हाइड्रोजन एटम है क्या कर सकता है, इसको बताती हूँ प्रॉपर्टीज। मेरा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जस्ट लाइक सोडियम। सोडियम क्या करता है? ये तो सभी को पता है कि सोडियम के पास मैम 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर देता है और Na+ बन जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बन जाता है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की तरह। बट हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या कर सकता है? एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये हीलियम की तरह स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट लाइक योर हैलोजेंस। हैलोजेंस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं मैम 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेंगे तो ये कैसे बन जाते हैं? नोबल गैस की तरह, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं कि नहीं बनते? जैसे कि हैलोजेंस के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबल गैस बनने के लिए, वैसे ही मेरी हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तो ये हीलियम की तरह स्टेबल बन जाएगा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो यही चीज है कि हाइड्रोजन मेरा इससे भी मैच करता है और मेरी ग्रुप 17 से भी मैच करता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी सी इफी है कि आपने ग्रुप 1 में क्यों रखा हो, तो ग्रुप 17 के जैसे भी दिख रहा है, राइट? तो ये कुछ क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये कंट्रोवर्शियल पोजीशन इसको मान लेते हैं। फिर दूसरी चीज है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है, बट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये चीज समझ आई? मैं रब कर रही हूँ, ये समझ आया? मैं रब कर रही हूँ ताकि आई कैन एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट टॉपिक। ये चीज समझ आई कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ग्रुप के साथ और 17th ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज सेम है, तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी इफी होती है। नेक्स्ट चीज है आपकी
हीलियम एक क्या है, इनर्ट गैस है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप 18 में हीलियम है, मैं ग्रुप 18 यहाँ पे दिखा रही हूँ। ग्रुप 18 में है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस प्रकार से आपका ग्रुप 18। अब जो ग्रुप 18 की कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप 18 कहाँ पे आता है? ग्रुप 18 इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, है कि नहीं? पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब कि यहाँ पे अगर नियॉन, क्रिप्टॉन, इन सभी की बात करूं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2NP6। बट हीलियम इकलौता है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। ये पी ब्लॉक में नहीं आता। मैं क्या बोल रही हूँ? हीलियम नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आ ही नहीं रहा। दिख रहा है? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हीलियम इज अ इनर्ट गैस बट इट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन अदर इनर्ट गैसेस। बाकी इनर्ट गैसेस का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है NP6, पर इसका नहीं आता, बट इसको आपने ग्रुप 18 में रख रखा है। ऐसा क्यों है? नेक्स्ट है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर स्टिल नॉट प्लेस्ड इन द फ्रेम। आपको याद है जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल, दिस इज S ब्लॉक, दिस इज दूसरा S ब्लॉक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे D ब्लॉक है और यहाँ पे पूरा का पूरा P ब्लॉक है और नीचे आती है आपकी F ब्लॉक। याद है? इस प्रकार से नीचे F ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पे है लैंथेनाइड्स, यहाँ पे है एक्टिनाइड्स। अब ये बोल रहा है कि लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को आपने इस पीरियोडिक टेबल में फिक्स ही नहीं किया, अलग से नीचे रखा हुआ है। ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है। चौथा है आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आर सेम इन द सेम पीरियोडिक टेबल। अब क्या है, जो आइसोटोप्स की मैं बात करती हूँ, आइसोटोप्स मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, मास नंबर भी क्या है? 1। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, ये हाइड्रोजन। फिर उससे भारी होता है बच्चा, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा प्रोटियम। ठीक है, या तो हाइड्रोजन बोले या प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसका मास नंबर होता है 2, एटॉमिक नंबर होता है 1। सिमिलरली ट्रिटियम, मास नंबर होता है 3, एटॉमिक नंबर होता है 1। तो ये क्या है? वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आइसोटोप जो आप पढ़ते हो हाइड्रोजन के। इतने सारे आइसोटोप्स हैं बट इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। कौन सी? केवल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल नहीं होती। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने क्या बोला था? केमिकल प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दोनों के दोनों सेम है। चेंज क्या हो रहे हैं? केवल न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है, राइट? तो इनका जब मास बढ़ता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भरना चाहिए, इनकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए, तो इनकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की डिफरेंट है। फिर भी आप ये मानते हो कि आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स भी यही होंगे। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को कोई अलग से पोजिशनिंग नहीं दी गई है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन पीरियोडिक टेबल नहीं दे पाती। ये सिंपल सी 4 डीमेरिट्स है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। लेट मी सी बाकी बच्चों की चैट। चलिए, नो प्रॉब्लम येट। चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। नोमेनक्लेचर किनका करते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। बहुत जरूरी बात, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा, मतलब 101 से लेके आगे जितने भी आप हाइपोथेटिकल एलिमेंट 120 बना लो ना, हाइपोथेटिकली तो कितने भी, बट एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, जैसे कि हमें पता है, राइट? तो अब आपको 100 नंबर से ज्यादा वाले एलिमेंट्स के क्या करने हैं? आईयूपीएसी नेम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा जैसे जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको शुरुआत ऑफ द क्लास कल भी बताया था कि जो जितने हैवी एलिमेंट्स है 100 नंबर से ज्यादा, मतलब उसमें 100 प्रोटॉन्स हैं, वो बहुत हैवी हो गया। जो जितना नीचे है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट वो उतना भारी है, राइट? उसमें इतने प्रोटॉन्स है उतने ही न्यूट्रॉन्स है, राइट? उतना भारी एलिमेंट, तो जितना हैवी होगा, जिसका जितना मास होगा, वो बच्चा एक्चुअली हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। वो मैन मेड एलिमेंट्स है, वो या तो बाद में डिस्कवर हुए हैं
या वो रेडियो एक्टिविटी में कभी कभी डिस्कवर हुए, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स है मोस्टली या तो मैन मेड है या रेडियो एक्टिविटी में कभी कभी डिस्कवर हुए। तो इससे क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इनकी मतलब अब इनको नाम क्यों देने पड़े IUPAC, क्योंकि हर एलिमेंट का तो मैम नाम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनके भी नाम रख दो आप कुछ भी। तो इनके नाम पे ना बहुत बहस चलती है हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी में। अब क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं रशियन साइंटिस्ट हूँ, मोस्टली रशिया और अमेरिका की वो होती है, लड़ाई होती है। मोस्टली रशियंस एंड अमेरिकन्स की लड़ाई है कि ये वही लड़ाई है जैसे कि चांद पे पहले कौन गया, कि चांद पे सबसे ज्यादा झंडे किसने गाड़े हैं आज तक, कि जैसे रशिया ने तो एक डॉगी भेज दिया था, इफ यू रिमेम्बर, लाइका नाम का, मून पे। तब यही फाइट होती थी रशिया, लाइक पहले देयर यूज्ड टू बी कि रशिया और अमेरिका की एक बहुत बड़ी ये लड़ाई थी कि कौन सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, कौन सुपर नेशन है, राइट। अभी जो सुपर पावर है सभी को पता अमेरिका है, क्योंकि रशिया थोड़ा डाउन हो गया है, बट फिर भी रशिया स्टिल एग्जिस्ट, राइट। रशिया की जो आप लेबोरेटरीज देखेंगे, जो साइंटिस्ट देखेंगे, जो उसका काम देखेंगे, वो बहुत ज्यादा ऊपर वाली श्रेणी में आता है, राइट। तो वैसे ही इनकी पहले लड़ाई चलती थी और आज भी चलती है कि कुछ जैसे लैब में एलिमेंट्स बने, या तो रेडियो एक्टिविटी कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ सालों बाद, जैसे कि किसी की हाफ लाइफ होती है 13.5 साल, तो किसी ने 13.5 साल लेबोरेटरी में वेट किया है वो एलिमेंट स्टडी करने के लिए कि कैसा एलिमेंट बनता है। तो ये हर 2 लैब में क्या चलता है, कंपटीशन चलता है। तो इन दोनों में लड़ाई होती है कि पहले हमने डिस्कवर किया था एलिमेंट और अमेरिका बोलता है नहीं पहले हमने किया था। तो ये लड़ाई जब तक सॉर्ट नहीं हो जाती, इसमें भी पूरी ऐसी कोर्ट हियरिंग्स चलती हैं कि हर कोई एविडेंस देता है कि हमने ऐसा करा था, तो इसीलिए रशिया को नेम देने का मौका मिलना चाहिए एलिमेंट्स को। अमेरिका बोलता है कि नहीं हमने पहले डिस्कवर किया था, ये देखो सारे एविडेंस है, तो हमें मौका मिलना चाहिए एलिमेंट को नेम करने का। तो जब तक ये मौका नहीं मिलता उनको, तब तक हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 101 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, तो उसका IUPAC नेम दे दिया लड़ाई खत्म करने के लिए। यस, लाइका। तो लड़ाई खत्म करने के लिए कैसा IUPAC नेम दिया, यहाँ से देखते हैं। अभी IUPAC नेमिंग करने के लिए ये टेबल को आपको रेफर करना पड़ेगा। जैसे कि आपका जीरो, जो 0 नंबर होता है उसको बोलते हैं निल, और उसके एब्रिविएशन है N। 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को N। अब इनके सारे एब्रिविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स भी दे रखी है, ये लिखा। अब इतना समझ आया, अब इनसे हमें IUPAC नेमिंग कैसे करना। जैसे 101 का IUPAC नेम क्या होगा, 1 का नाम है अन, तो अन, फिर 0 का नाम निल लिखा, पहले अन लिखा, फिर निल लिखा, फिर वापस से अन आया, अन निल अन, और जब भी एंड करना होता है तो इसके आगे आ जाता है ईयम। क्या आ जाता है, ईयम। तो इसका नेम हो जाएगा अन निल अन नियम, इजी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, 1 की शॉर्ट फॉर्म है U, एन 0 की शॉर्ट फॉर्म है N, फिर से U, तो UNU इसकी सिंबल हो गया, UNU। सिमिलरली 102 का क्या होगा, अन निल बाय ईयम, 103 का अन निल ट्राइयम, इसी प्रकार से 110 का अन अन निल यम, ठीक है। 109 का अन निल नेनियम, क्योंकि इसका क्या है, एनियम है ना, ये 9 को एनियम बोलते थे, यही अन निल एनियम। आइए चीज, तो इस प्रकार से नेमिंग करते, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल लगी इसमें किसी को, नहीं लगी, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे। अब क्या है, ये नेमिंग तो हमने सीख ली, बट अभी तक क्या हुआ है बच्चा, सभी एलिमेंट्स के नाम आ चुके हैं हमारे पास, जो एक्चुअली नेम है, लड़ाइयाँ सबकी खत्म हो चुकी हैं, तो हमारे पास सभी एलिमेंट्स के नेम्स है। तो ये सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए, मैं बता रही हूँ, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली आप जो भी नीट का बच्चा है उसके पक्का से क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। जो नीट का बच्चा है, इवन जेई में भी आते हैं, उसमें भी, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे है आपका इस प्रकार से ये दे रखा है, जैसे कि 101 का नाम है मेंडेलिवियम। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स है मैं वो बता देती हूँ, जो बहुत बार पूछे गए हैं। एक तो लॉरेंसियम है, वैसे तो मुझे सारे ही लग रहे हैं, एक नोबिलियम है, एक जो बहुत बार पूछा गया है दैट इज रोइंटगियम, फिर आता है नाइयोनियम, फिर आता है आपका ऑर्गेनेसॉन। ऑर्गेनेसॉन तो याद होना चाहिए, लास्ट एलिमेंट है,
ठीक है, ये मुझे अभी फिलहाल याद आ रहे हैं, मुझे याद नहीं कि सारे कौन कौन से पूछे गए हैं, बट आप एक काम करिएगा, ये याद कर लीजिएगा। मैं इसमें नहीं बोलूंगी, मैं हर चीज में नहीं बोलती ना आपको, मैं बोलती हूँ कि इसको स्किप भी कर सकते हो, बट इससे ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट +4 मार्क्स हैं आपके, समझ रहे हो, डायरेक्ट +4 मार्क्स। और अभी अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न देखूँ ना, अभी आपका, आप जेई के स्टूडेंट्स है, नीट के स्टूडेंट्स है, कॉमेट के देने वाले हो आप बच्चा, कॉमेट के इज अ वेरी गुड एग्जाम बाय द वे, कि कॉमेट के में तो बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कॉमेट के में, कॉमेट के इज फुल ऑफ थ्योरी, थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं उसमें, इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आते हैं तो इजी आते हैं, तो ये सारी चीजें कॉमेट के जैसे एग्जाम्स में तो आनी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें बहुत आती है, ठीक है। चलिए बच्चा, आप है कहाँ से वैभव पांडे जो आप कॉमेट के देंगे, वेयर आर यू फ्रॉम वैभव पांडे। और बच्चे कॉमेट की इज अ वेरी गुड एग्जाम, मैं कभी मना नहीं करूंगी उसको देने के लिए और उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि वो गेट इनटू वेरी गुड कॉलेजेस। और अगर आपको सेलेक्ट करने हैं कॉलेजेस, तो बैंगलोर के स्पेशली आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वो बेस्ट कॉलेज है, उसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स जाती हैं, और आप बैंगलोर में भी होते हो तो आपको कंपनीज में अप्लाई करना भी ईजी रहता है। बट मेक श्योर कि आप ऐसे कॉलेज में जाके अपनी ब्रांच सीएसई चुने, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच, ये सारी ब्रांचेस का बहुत फर्क पड़ता है सच में, ब्रांच मतलब ब्रांच कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ वाली बात होती है। तो अगर आपको कॉलेज चूज करने में, अभी तो कॉलेज की बात नहीं करते, अभी तो 11th ही क्लास है, बट स्टिल की कॉलेज चूज करने की बात होती है ना, तो कॉलेज से ज्यादा प्रेफरेंस ब्रांच को देनी चाहिए, ये हिडन ट्रूथ है, ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि सब लोग आपको एम करने को बोलते हैं ना कि आप उस आईटी में हो, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी रुड़की, आईटी को एम करने को बोलते हैं, बट आगे जाके की कहानी कोई नहीं बताता, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना सच्चाई जानने में। सच्चाई ये कि आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, आपको थोड़ी लोअर ही क्यों ना मिल रही हो, मतलब एकदम परफेक्ट आईआईटी जैसे टॉप 8 आईआईटी में भी कॉलेज ना मिल रहा हो, उसके बाद आप ओल्ड एनआईटीज में भी अगर आपको सीएस ब्रांच मिल रही है ना, तो सीएस ब्रांच लेनी चाहिए, या वो जो हाई पेइंग ब्रांचेस होती हैं। अभी क्योंकि एआई का कल्चर आ रहा है, आप जब तक ग्रेजुएट होंगे और 5 साल लग जाएंगे, तो 5 साल में एआई और बढ़ जाएगा, तो एक नई ब्रांच भी आई है विच इज एआई, तो वो बहुत प्रॉमिसिंग ब्रांच है, न्यू ब्रांच है, तो कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम है तो जॉब्स ज्यादा है और जॉब्स बहुत अच्छी है। AI is a very good branch again to consider. तो ब्रांच पे स्पेशली अब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की एक ब्रांच है, वो फिर से AI के आने की वजह से वो फिर से बूम करेगी, देखना अभी कर भी रही है। अभी इफ यू लुक एट द कट ऑफ दिस ईयर, जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है ना, उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि बच्चों को पता है कि AI मॉडल आने से क्या होता है कि वो बहुत मैथमेटिक्स मांगता है, वो बहुत कंप्यूटिंग मांगता है। तो AI तो आप देख के चले गए, पर उसका बेसिक है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसमें जाके चाहे आप आगे जाके रिसर्च भी कर सकते हैं, रिसर्च करने वाले को भी AI में बहुत अच्छी जॉब्स है। तो AI में कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, AI CSE, ये सारी जो मिली जुली ब्रांचेस है ना, इनमें इफ यू गो यू विल गेट द बेस्ट जॉब्स। बेस्ट जॉब्स का मतलब ये होता है कि वहां पे आपको बहुत फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स होते हैं, प्रेशर होता है ये नहीं बोलती, बट ऐसा होता है कि थोड़ा अच्छा वर्क, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम नॉट इवन होम, एनीवेयर, उनके ऑफिसेज बहुत अच्छे होते हैं। जॉब्स क्या है, ऑफशोर जॉब्स होती हैं यूएस में, मोस्टली यूएस अमेरिकन कंपनीज हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मौका मिलता है, एंड यू गेट टू लिव इन न्यूयॉर्क सिटी एज वेल, ठीक है। हाँ आरवी ही भैया ने बताया, ठीक है, कोई भी स्टेट दे सकते, दैट इज ट्रू, वैभव दैट इज ट्रू। मैं थोड़ा और करियर गोल्स में चली गई, लेट अस नॉट डेविएट, अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अभी करियर गोल्स देखिए, व्हाट वुड बी द आईयूपीएसी नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट ऑफ ऑफ द एटॉमिक नंबर 120। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग से बताइए, आप जल्दी से उसके अकॉर्डिंग से बताइए, व्हाट वुड बी द आईयूपीएसी नेम एंड सिंबल फॉर द एटॉमिक नंबर 120। 120 बच्चा बताइए, कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगी जब तक मेरे को एटलीस्ट 5 आंसर नहीं आ जाते। वेट कर रही हूं मैं, एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। ओके ओके, करेक्ट कर, अनबाइनिलियम, करेक्ट, इसका नाम होगा अनबाइनिलियम,
यम, दिस वुड बी द नेम। इजी इजी। अब देखिए नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम like actinium and protactinium are also found in pitch blende and ore of uranium। ये ना फैक्ट आपके एनसीईआरटी में है। अब क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स पूछ रहे थे तो ये फैक्ट इसमें कुछ समझा नहीं सकती। ये जो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम है वो आपके यूरेनियम ओर में मिलते हैं। ये फैक्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, तो गो थ्रू इट। तो जैसे मेरे लेक्चर्स अटेंड करेंगे उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख के चलती हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग इज हियर इन दीज नोट्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम ब्लॉक प्रॉपर्टीज में आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट टू ग्रुप है दैट इज द एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कहां से शुरू हो रही है? मैं एस ब्लॉक में एक बार हाइड्रोजन और हीलियम को नहीं लिखा, इवन दो हाइड्रोजन एंड हीलियम को कंसिडर करेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है कि नहीं? हाइड्रोजन की बात करूंगी तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 1s1। सिमिलरली हीलियम की बात करूंगी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है एस ऑर्बिटल में 1s2। सिमिलरली आज पर इसमें हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हम इनकी प्रॉपर्टीज साथ में नहीं पढ़ते। हम एस ब्लॉक की अगर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो केवल हम ग्रुप 2 से शुरू होंगे, मतलब पीरियड 2 से शुरू होंगे, ग्रुप तो 1-2 ही रहेगा। सेकेंड पीरियड से शुरू होंगे, सेकेंड पीरियड से प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया जो ग्रुप 1 होता है उसको बोलते हैं एल्केली मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं एल्केली मेटल्स, राइट। और जो ग्रुप 2 होता है बच्चा उसको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्केलाइन अर्थ metals। very very important, these names are very important, right। अब इसी एस ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यही लिखा है दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स। सारे मेटल्स है, देखा था पूरी रेड थी पीरियोडिक टेबल। विद लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है पहले ये जानते हैं। जैसे कि मैंने ये एटम बनाया इस प्रकार से, ये इस प्रकार से मैंने एटम बनाया। अब जो एटम के लास्ट शेल जिसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं बच्चा? वैलेंस शेल बोलते हैं। जो एटम का लास्ट शेल होता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से जब मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंकती हूँ तो निकाल के बाहर फेंकने में मुझे कुछ एनर्जी लगती है, जिस एनर्जी को मैं बोलती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब कम क्यों होती है? क्योंकि इनका पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा साइज भी होता है। सबसे ज्यादा तो वैसे अगर देखा जाए तो नोबल गैसेस का होता है, उसके बाद इनका साइज होता है। ठीक है, तो एक और चीज मैं बता दूं कि व्हेन यू मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल, जब आप नीचे जाते हो बच्चा, तब आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू गो डाउन द पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जब सिमिलरली आप अलोंग अ पीरियड जाते हो तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। समझ रहे हो? क्योंकि जब आप नीचे जाते हो तो आपका साइज, अब इसको रटना नहीं है, मैं समझा रही हूँ, समझिए। नीचे जाते हो तो क्या हो रहा है? शेल बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 शेल्स है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 शेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, तो उसमें अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम है तो इसे बाहर निकालना इजी है। बाहर निकालना इजी है तो एनर्जी कम लगी कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ईजी है। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। सिमिलरली जब मैं इस साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जाती हूँ तब क्या होता है? व्हेन यू मूव दिस साइड तो बच्चा आपका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। याद रखना, जब आप अलोंग अ पीरियड मूव करते हो तो साइज आपका श्रिंक होता है। साइज श्रिंक होने का मतलब है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है तो अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होगी, तो उसको निकालने में मुश्किल आएगी। मुश्किल आने का मतलब है एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए जब इस साइड जाती हूँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बच्चा? आप क्या बोल रहे वैभव? मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है आपका दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली। वही बात है कि जल्दी से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और +1 चार्ज आ जाते हैं उन पे। इन केस ऑफ अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 है उस पे आता है +1 चार्ज, जो ग्रुप 2 है उस पे जल्दी से आ जाता है +2 चार्ज, राइट, इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट है
द मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर का क्या मतलब है बच्चा? मेटालिक कैरेक्टर भी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो उतना मेटालिक कैरेक्टर उसका, ठीक है, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसका उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो जैसे से नीचे जा रही है वो इतना जल्दी और इतना इजीली लूज करेगा ना, क्योंकि एनर्जी कम लग रही है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो एज यू मूव डाउन बच्चा आपका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो होता है इंक्रीज। वेरी मच इंपॉर्टेंट वंस अगेन। सेकेंड कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है एज यू गो डाउन, एंड रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है? रिएक्टिविटी का क्या मतलब है कि जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे या अपने अंदर ले ले, जो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इधर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चा, एस ब्लॉक वाले इधर वाले एलिमेंट्स, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्या करते हैं? यार लेके जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप लेके जाओगे मैं नोबल गैस बन जाऊंगा, आप जल्दी से लेके जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन। तो ये जल्दी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसका मतलब वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, आसानी से निकल रहा है मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है एज यू गो डाउन ग्रुप। रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहे हैं। सारी क्या है? मिलती जुलती सी चीजें हैं, तो इनको एक साथ रिलेट करना सीखिए। उसके बाद क्या है? बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, वो इतने रिएक्टिव हैं कि वो प्योर नहीं मिलते, किसी के साथ कंपाउंड में मिलेंगे, लिथियम ऑक्साइड, हाइड्राइड, सल्फाइड, कैसे ना कैसे मिलेगा, बट किसी के साथ कंपाउंड में मिलेंगे। ये सारे प्योर नहीं मिलते कि यहाँ सड़क पे चलते हुआ कैल्शियम पड़ा है उठा लो, नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम हाइड्राइड मिलेगा, किसी ना किसी तरह से आपको ये सारे कंपाउंड्स किसी के कंपाउंड के साथ मिलेंगे, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्या है? द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। बाकी सारे कंपाउंड्स कैसे? आयोनिक है, एक्सेप्ट योर लिथियम एंड बेरिलियम। जो लिथियम के कंपाउंड्स होंगे वो लिथियम प्लस बनाएगा, बेरिलियम के कंपाउंड्स बेरिलियम 2 प्लस बनाएंगे। तो इनके कंपाउंड्स तो होते हैं कोवैलेंट इन नेचर, बाकी सारे कैसे? आयोनिक। बाकी जो सारे बनाएंगे बच्चा कंपाउंड्स वो सारे आयोनिक के नेचर होंगे ज्यादातर। ये चीज समझ, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए चलिए नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक समझ आया? कोई दिक्कत है? नीचे जा रही हूं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी, आयनाइजेशन एनर्जी कम, जिसका मतलब रिएक्टिव ज्यादा, मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा। ये सारी चीजें हमने रिलेट करी और कोवलेंट आयोनिक भी हमने क्या किया? रिलेट किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आते हैं आपके ये सारे एलिमेंट्स, 13 से लेके 18th ग्रुप आता है। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक सारे के सारे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्सेप्शन है इसमें हीलियम। हीलियम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है एस ऑर्बिटल में, आता है 1s2। नेक्स्ट है बच्चा आपके द नोबल गैसेस दस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। क्या एग्जिबिट करती है? अब जो नोबल गैसेस हैं लास्ट वाली, उनकी बहुत कम केमिकल रिएक्टिविटी है। क्यों? कोई केमिकली रिएक्टिव क्यों होता है? ताकि वो अचीव कर ले स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनके पास पहले ही सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। क्यों होती है बच्चा वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी? क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक, फुली फिल्ड वैलेंस शेल्स लिख देती हूँ, वैलेंस शेल्स या फुली फिल्ड शेल्स, कुछ भी लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है? हैलोजेंस एंड चाल्कोजेंस। हैलोजेंस एंड चाल्कोजेंस बच्चा क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ, ग्रीन कलर ले लेते हैं। हैलोजेंस तो ये वाले हैं, ये तो पता है, दीज आर हैलोजेंस। बच्चा ये ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं हम चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस क्या होते हैं? चाल्कोजेंस होते हैं आपकी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एलवी, ठीक है। अब हैलोजेंस और चाल्कोजेंस बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनकी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है? कि ये बहुत जल्दी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं।
नेगेटिव का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एटम पड़ा हुआ है। अब जैसे कि फ्लोरीन का एटम है, आप सभी को पता है कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में मैम 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको केवल एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर लेगा। तो बच्चा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेता है तो बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है बच्चा? एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कोई चीज बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना, फॉर्म ही तो हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर आ रहा है, एक नई चीज अंदर आ रही है, तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपकी इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। इस इलेक्ट्रॉन को अंदर लेने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है ग्रुप 17 एंड 16 की, क्योंकि जो फ्लोरीन्स है, फ्लोरीन के पास बच्चा क्या है? फ्लोरीन का आउटर मोस्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p। 2p क्या होता है? 2p5। वैसे ही ऑक्सीजन का है 2s2 2p4। तो इसके अंदर क्या आ सकता है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो ये 2p6 बन जाएगा, ये भी 2p6 बन जाएगा, स्टेबल स्टेट गेन कर लेगा। तो ये बहुत ज्यादा इनकी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि बहुत जल्दी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है। ये चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना, ठीक है। एंड रेडिली ऐड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वही कि एक या 2 इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से अपने अंदर ले लेते हैं ताकि ये स्टेबल बन जाए, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फिर द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे जैसे मैं नीचे जाती हूँ तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बोला था कि नहीं? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सिमिलरली जब मैं अलोंग अ पीरियड जाती हूँ बच्चा, तो मेरा नॉन मेटल कैरेक्टर, नॉन मेटल क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज यू गो डाउन द ग्रुप। वो तो मैंने बता ही दिया। नीचे जाते तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इस साइड जाते तो नॉन मेटल, मतलब जितना इस साइड जाओगे उतना ज्यादा नॉन मेटल आपको मिलेगा, ठीक है। इजी है पी ब्लॉक, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। अब एक और चीज बता दूं, ये दोनों एनर्जीज है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एक एनर्जी है जिसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। सिमिलरली जो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी बताई थी, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक रहे हो। बाहर फेंकने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। एनर्जीज है, ये सारी की सारी एनर्जीज है। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन जब अंदर आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये चीजें समझ गए सभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये एनर्जीज बहुत काम आएगी। थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएंगी। अभी तो थर्मोडायनेमिक्स बाकी है, सबसे बड़ा आपका हाथी चैप्टर। अभी चलते नेक्स्ट है बच्चा आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज 3D 4D 5D 6D सीरीज। ये कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? मुझे कौन बताएगा? कौन से पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं? टेल मी, कौन से पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं? जल्दी से बताइए, कौन से पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं? मैं नहीं आगे बढ़ूंगी जब तक मुझे इसका पीरियड नहीं बताओगे। विच पीरियड 3D बिलोंग्स टू? कौन से पीरियड में आते हैं? सही आंसर मिलना है मुझे, मैं वेट कर रही हूं सही आंसर का। फोर्थ, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। फोर्थ पीरियड, करेक्ट। 3, अभी किसी ने थर्ड पीरियड बोलना था ना, मैंने एक चांटा लगाना था। वेरी गुड वैभव पांडे, वेरी गुड,
ठीक है। 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है इनकी, होती है n-1, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखी थी। n-1 d1 to 10 ns1 to 2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक एक्सेप्शन है पैलेडियम का। पैलेडियम आता है आपका यहाँ पे पैलेडियम के s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4d10 5s0। वेरी इंपॉर्टेंट। एक पैलेडियम ही है जिसके s ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता d ऑर्बिटल के। बाकी सभी में s में या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या 2 रहेंगे। इनकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। क्लास 12th में एक अलग से चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें पढ़ेंगे। बट आपको इस चैप्टर में 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आनी चाहिए, जो कि मैंने सिखाई थी आपको एटॉमिक वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 d ns1 to 2। n का मतलब है कि अगर ये होगी 4s तो यहाँ पे d की वैल्यू होगी 3d। इस प्रकार से 3d में इलेक्ट्रॉन आएगा और 4s में इलेक्ट्रॉन आएगा, या फिर 4s की जगह 5s होगा तो 4d में इलेक्ट्रॉन आएगा। आपको ये पता होना चाहिए। जो n-1 होता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। इसका क्या मतलब है? जैसे कि 4th शेल आपका लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है। 4th शेल है वैलेंस शेल, ये n शेल वैलेंस शेल है, उसके एक अंदर वाला होता है पेनल्टीमेट शेल। ये वाला वर्ड भी बहुत बार हर जगह यूज होता है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद है ये सारे मेटल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपके सारे s ब्लॉक सारे मेटल्स थे, d ब्लॉक भी सारे मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड आयंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? 12th क्लास की बात है। उसके बाद इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है। जैसे कि वेरिएबल वैलेंसी का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है वो वैलेंसी कौन से दिखाते हैं? ग्रुप 1 +1 दिखाते हैं, ग्रुप 2 +2 की वैलेंसी दिखा देते। पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चा, ये बहुत सारी वैलेंसी दिखाते हैं। जैसे कि एक मेटल मैंने मैंगनीज दे दिया, मैंगनीज बच्चा बहुत सारी वैलेंसी दिखाता है, +2 से लेके +7 वैलेंसीज तक दिखाता है। ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 वेरिएबल वैलेंसीज दिखाता है। इसके सारे एलिमेंट्स बहुत सारी वैलेंसीज दिखाते हैं। उसके बाद है वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इनके d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है एंड ऑफन यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो ये कैसे यूज होते हैं? कैटलिस्ट की तरह भी यूज होते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, however zinc, cadmium and mercury which have the electronic configuration n-1 d10 ns2 do not show most of the properties of transition elements। एक और मैं बात बता देती हूँ कि ये जो जिंक, हमारा जो ग्रुप 12 है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनको हम क्या बोलते हैं? इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2n, सॉरी पहले ये नहीं लिखते, 1 सेकेंड। इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चा n-1 d10 एंड ns2। अब आप देखो इनका d ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है, s ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है, दिखाई दे रहा है। इनका d और s फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। जो फुली फिल्ड मतलब कि जिनका d ऑर्बिटल बच्चा फुली फिल्ड होता है, क्या बोल रही हूँ? d ऑर्बिटल बच्चा जिनका फुली फिल्ड होता है, वो डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जिनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा है, डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो नहीं दिखाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये वाले लास्ट वाले नहीं दिखाते। कोई पूछेगा क्यों नहीं दिखाते, तो आंसर होगा क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। तो जिनका डी ऑर्बिटल में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही आपकी प्रॉपर्टी दिखाता है। किसकी? वही आपकी प्रॉपर्टी दिखाता है इस चीज की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक इज द लास्ट ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक में पहला है लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड शुरू होता है, दिख रहा है आपको, सेरियम से। ये याद रखना, लैंथेनॉइड्स लैंथेनम से शुरू नहीं होता। लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। दिख रहा है, ये लैंथेनम है, ये एक्टिनियम है, ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स है।
जिनके बेसिस पे ये नाम है। लैंथेनम का आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो कितना आएगा, सॉरी लैंथेनम, अच्छा एटॉमिक नंबर यहाँ लिखे नहीं है। लैंथेनम के बाद आता है बच्चा सीरियम, ये लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स है, उसके बाद आता है आपका हॉफनियम, ठीक है। तो लैंथेनम के बाद शुरू होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ आ रही है चीज, ठीक है। तो लैंथेनम एंड एक्टिनियम आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं जिनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, वो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो सीरियम से स्टार्ट होते हैं, एटॉमिक नंबर 58, इसका मतलब लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स का एटॉमिक नंबर है 90, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 89 हो गया। ये 89 के बाद 14 एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद आपका दूसरा डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स जो सीरियम से लेके ल्यूटेनियम तक है एंड एक्टिनॉइड्स जो थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक है आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इनके पास है n-2 f 1 to 14। f में इलेक्ट्रॉन पक्का होगा तभी तो f ब्लॉक एलिमेंट्स है। f ऑर्बिटल में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर n-1 d में या तो 0 हो सकते हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सिमिलरली ns इनका 2 पूरा कंप्लीट रहता है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ज्यादा नहीं घुसना, बस जनरल याद कर लो, बाकी तो हम क्लास 12th में करेंगे। इसका सिर्फ इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है और किसी एलिमेंट के अभी याद नहीं करनी। उसके बाद है दे आर ऑल मेटल्स, वंस अगेन सारे के सारे मेटल्स है, जैसे कि हमने देखा आधी से ज्यादा पीरियोडिक टेबल लाल थी। उसके बाद है ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है द केमिस्ट्री ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द कॉरेस्पॉन्डिंग लैंथेनॉइड्स। अब क्या है, जो एक्टिनॉइड है नीचे वाले उनकी केमिस्ट्री ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन ऊपर वाले लैंथेनॉइड्स, ठीक है, ये याद रखनी है बात। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल फॉर द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। तो बच्चा मैं क्या बोल रही हूँ, जो नीचे वाले एक्टिनॉइड्स है ना, ये बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे। जो लैंथेनॉइड्स है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से कम कंपाउंड्स हैं तो उनकी केमिस्ट्री पढ़ना ईजी है। तो यही है कि क्योंकि बच्चा बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं एक्टिनॉइड्स, नीचे वाले बहुत सारी ऑक्सीडेशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। एक्टिनॉइड ही आपके रेडियो एक्टिव भी होते हैं, ये बहुत भारी एलिमेंट्स हैं, तो ये मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बहुत जरूरी। एक्टिनॉइड्स मोस्टली रेडियो एक्टिव है। मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स केवल नैनोग्राम क्वांटिटी में या उससे भी कम न्यूक्लियर रिएक्शन में ही बने हैं। ये मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्शन से बने हैं, बहुत ही नैनोग्राम्स में स्टडी किया है इनको साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यूरेनियम ये रहा, इसके बाद के जो भी एलिमेंट्स इनको सबको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। कोई पूछेगा कि ट्रांस यूरेनियम क्या है तो आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए समझ आया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट में चलते हैं, आपकी नोबल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। द एलिमेंट्स Z is equals to 117 and 120 have not yet been discovered. In which family or group would you place the elements and also give the electronic configuration in each case? चलिए ये आपका थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मेंटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि 117 और 120 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, बट आपको पता करना है कि वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में सूट करेंगे, वो कौन से ग्रुप में जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, गेस कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे मेरा S ब्लॉक है, यहाँ पे मेरा दूसरा S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, यहाँ पे मेरे P ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट। तो अब क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है बच्चा वो मेरा P ब्लॉक एलिमेंट है। मैं इतनी बार बोल रही हूँ कि कितने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट्स है, तो लास्ट एलिमेंट जाता है मेरा P ब्लॉक में। इतना मैंने बता दिया, अब मुझे करके बताओ। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दी है, लास्ट एलिमेंट जाता है मेरा P ब्लॉक में। तो अब आपको मुझे बताना है कि 117 और 120 एलिमेंट कौन से ग्रुप में जाएगा,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? दो चीजें बतानी है, जल्दी से बताइए, जल्दी से गेस करो। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग, ट्राई कीजिए। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, ट्राई करो एवरीबॉडी। पी में ही आएगा, कौन सा वाला पी में आएगा? पी में तो 117वां आएगा, ठीक है, और एब्सोल्युटली राइट। देखो मेरी 18 ग्रुप 18 में आया 118, तो ऑब्वियसली 117 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 117। 117 आया आपका ग्रुप 17 पी ब्लॉक में, राइट। ग्रुप 17, उससे पहले 117 आएगा, ग्रुप 17 में आया। ग्रुप 17 में पीरियड कौन सा है? लास्ट पीरियड कौन सा है आपका? लास्ट पीरियड है सेवेंथ पीरियड है सभी का, लास्ट पीरियड में आएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? 7s2 एंड 7p5 हो जाएगी। ये है एटॉमिक नंबर 117 की कॉन्फ़िगरेशन। किसी को कोई डाउट? चलो किसी ने आंसर तो मुझे सही दिया नहीं, एक आंसर आया पी में ही आएगा। पी में दोनों थोड़ी आएंगे, दो चीजें पूछी है मैंने। 117 117 118 से पहले आएगा, 118 से पहले आएगा, तो किसमें? ये 18th ग्रुप में है तो 17th में वो आएगा। 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2np5, तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 7s2 7p5, क्योंकि 7th पीरियड में। फिर उसके बाद है 120। 120 कब आएगा? 118 के बाद आएगा 119, फिर आएगा 120। तो 120 आ रहा है आपका ग्रुप 2 में, आ रहा है ग्रुप 2 में। तो मैं बोल रही हूँ कि ग्रुप 2 में जब आपका एटॉमिक नंबर 120 है, वो आएगा आपका ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 और पीरियड कौन सा हो जाएगा? इसके बाद आ रहा है पीरियड, आएगा 8 में, 8th पीरियड ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इसकी होती है 8s2, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 8s2, ठीक है, ग्रुप 2 में। करेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी तो लिखनी है, ये तो नहीं बताई बच्चा आपने। 8s2 है ना। कॉन्फ़िगरेशंस में अगर बच्चा मुश्किल हो रही है तो पूछो, मैं दोबारा बताऊंगी आपको, बट आपको सीखनी है कॉन्फ़िगरेशंस लिखना, ठीक है। समझ आई? चलो कॉन्फ़िगरेशंस आई ना समझ? हैलोजेंस की किस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इसकी कैसे लिखते हैं। फिर चलो आगे, ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है मेटल्स, मेटलॉइड्स, और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये सारे मेटल्स हैं, ये ब्लू वाले नॉन मेटल्स है, बाकी सारे येलो मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट है मेटल्स की और बात करते हैं। मेटल्स क्या हैं? मेटल्स आर यूजुअली किस प्रकार के होते हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैंने ये तो बोल दिया कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उनकी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती जाती है, जब अलोंग द पीरियड जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बहुत सवाल आते हैं इनसे।
मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, मेटल सॉलिड होते हैं, याद क्या रखना है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम हम देखते हैं मैम यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक एक्सेप्शन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मर्क्यूरी जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी और गैलियम और सीजियम बच्चा क्या होते तो सॉलिड है, बट इनको थोड़ी सी भी आप गर्मी दो, मतलब मैं अपनी हथेली भी थोड़ी सी ऐसी गर्म करूंगी ना तो वो पिघल जाएगा, मेरे हाथ में लिक्विड बन जाएगा, तो वो बहुत जल्दी लिक्विड बन जाता है। तो गैलियम एंड सीजियम के बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, 303 और 302, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम ही होते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर थोड़ा सा गर्मी दे दोगे तो पिघल जाएंगे। फिर उसके बाद है मेटल्स का यूजुअली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ज्यादा होता है, ये दो ही एक्सेप्शंस है इसमें। नेक्स्ट है बच्चा, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें पता ही है, हम मेटल की वायर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, याद नहीं रखना। और ये मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल मतलब कि इनकी पटक पटक के शीट्स बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम एक मेटल है, फॉइल बनाना उसका, फॉइल बना तो उसको मैलिएबल बोलते हैं। डक्टाइल मतलब कि उनके वायर्स बन सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये तो सिंपल बेसिक चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चा नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको वैभव, तो पूछिए ना, मेरे को इतना पूछने के बाद बता रहे कि मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा। चलो मैं क्लास उसी की लेती हूँ कि वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मैम? पहले आता है हीलियम, हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटासियम, फिर आता है रुबीडियम, फिर आता है सीजियम। ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ। लास्ट शेल की होती है, इसकी होगी 1s1, ठीक है। लिथियम के आते हैं 2 शेल्स, तो इसका बच्चा क्या होगी? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन तो होगी 1s2, उसके बाद आएगी 2s1। तो लास्ट शेल की लिखते हैं हम तो केवल 2s1 लिखेंगे। सिमिलरली सोडियम, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होएगी बच्चा, ये थर्ड शेल है, थर्ड पीरियड है, पीरियड लिख रही हूँ यहाँ पे लिख रही हूँ पीरियड इज 1, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम होता है इसका 7th पीरियड, ठीक है। अब देखिए इतना समझ आया। अब ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। थर्ड शेल में कैसे जाएगा? पहले फर्स्ट शेल पूरा भरेगा, उसके बाद ही तो फर्स्ट शेल भरेगा 1s2, फिर सेकंड शेल पूरा भरेगा। सेकंड में मैंने आपको बताया था 2 सब शेल्स होते हैं, S and P बताया था, तो यहाँ पे होएगा 2s2 2p6 होएगा। नेक्स्ट क्या होगा? 2s2 2p6, फिर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा 3s1। तो सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वैलेंस शेल, सिर्फ वैलेंस शेल की हम शो करते हैं तो लिखते हैं 3s1। अभी भी कोई डाउट है इनमें तो बताइए। फिर है आपका यही तो बोला बच्चा, जब तक आप अपनी नोटबुक में इस प्रकार से हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, मुझे पता है आएगी, इसीलिए तो मैं आपको 3 दिन से बोल रही हूँ लिखो सबकी। नहीं लिखी है इसका मतलब आपने, वैभव अगर आपको दिक्कत आ रही है इसका मतलब नहीं लिखी, ऑब्वियस ही बात है। मेरे को आपको कोई एक्सप्लेनेशन है, आप लिखते हैं ऐसे नोटबुक में जाके तो आपको दिक्कत नहीं आती, आप जाके पूछते कि मैम यहाँ दिक्कत आ रही है ना। अभी समझ आया। अब देखो पोटेशियम है आपका फोर्थ शेल। फोर्थ शेल मतलब 4s1 में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले के 3 शेल्स भरेंगे तब फोर्थ में जाएगा, याद रखना। तो कैसे भरते हैं? इस प्रकार से, यहाँ आता है 1s2, पहले 1s2 भरेगा, फिर 2s2 भरेगा, फिर 2p6 भरेगा, फिर भरेगा 3s2, फिर भरेगा 3p6, 3s2 3p6, राइट। साथ ही में आपका अब आएगा आपका 4s2 का इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से भरेगा। किसी को डाउट? यहाँ पे इसी प्रकार से होएगा। क्या इसमें 3D आएगा? क्या इसमें पहले 3D आएगा? ये भी बता दो, मैं बताती हूँ। 4s की एनर्जी कितनी होगी? 4 + 0 होगी कि नहीं होगी? और 3D की एनर्जी क्या होगी? 3D की होगी 3 + D किस में आता है? 0 1 2, 3 + 2 = 5। तो 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा है तो अभी 3D नहीं आएगा।
तो यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं घुसा, अभी तक नहीं घुसा, इसका यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद रुबिडियम की देखते हैं, एक बार ये भी मिटा देती हूँ। रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक, अभी आपको समझ आ रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ तो आ रही है समझ। रुबिडियम की लिखूंगी तो क्या होगा, फिर से रुबिडियम 5th शेल में है तो 5th में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s2 में। इसकी बाहर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है। आई एम रियली सॉरी, दिस इज ग्रुप 1 तो 4s1 होगी, 4s1 होगी, ठीक है। रुबिडियम होगी 1s2, 2s2, 2p6, फिर होगी 3s2, 3p6, फिर होगी 4s2, 4s2 के बाद आएगा 3d10, फिर आएगा आपका क्या, फिर आएगा आपका 5s1। इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अब हम केवल वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल के दिखाते हैं तो ये हो जाएगी 5s1। क्या हो जाएगी, 5s1। अच्छा, क्वेश्चन वाला नहीं आ रहा, क्वेश्चन वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन वाला ये रहा। अभी इसमें क्या समझ नहीं आया आपको, ये क्वेश्चन करने के बाद समझ आ गया क्या वैभव? मैंने बोला कि 117 एलिमेंट किस में आएगा, ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2np6 होती है, ns2np6 होती है। बच्चा देख लिया मैंने मैसेज, आई एम रियली सॉरी, देख लिया। इसकी ns2np5 होती है, आई एम रियली सॉरी, ns2np5 होती है। तो ns2np5 ये कौन से पीरियड में आ रहा है, 7th में आ रहा है। 118 भी 7th में, उससे पहले भी 7th पीरियड में आएगा। 7th पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 7s2 इजी। अब उसके बाद 120 एलिमेंट कहाँ जाएगा, ये 118, फिर गया 119 ग्रुप 1 में, नेक्स्ट वाले 8th पीरियड के ग्रुप 1 में, फिर ग्रुप 2 में गया 120। ऐसे ही तो होगा, 118 खत्म, फिर 120, 119 दोबारा से ग्रुप 1 में आएगा, फिर ग्रुप 2 8th पीरियड के, तो 8s2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आया समझ। थोड़े से लेट मैसेजेस आते हैं यहाँ पे मुझे लगता है, या मैं देख नहीं रही हूँ, आई डोंट नो। बच्चा इसमें तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आ जाना चाहिए। चलिए, फिर हमने मेटल्स की बात कर ही ली। मेटल्स क्या होते हैं, अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पहले से पढ़ी कि नॉन मेटल्स भी यूजुअली सॉलिड या गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, जैसे मेटल्स का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो इनका लो होता है। बोरॉन और कार्बन एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरॉन और कार्बन दोनों नॉन मेटल्स है, बट उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सबसे पहले बोरॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसका बेहद ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सिमिलरली कार्बन का भी, कार्बन का स्पेशली डायमंड, ये सारे क्या है, कार्बन का कार्बन, डायमंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो सिमिलरली बहुत हाई मेल्टिंग, बहुत लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन। नेक्स्ट है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि नॉन मेटल्स है। और नेक्स्ट है ये नॉन मेटालिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, जैसे वहाँ के जो मेटालिक सॉलिड थे उनको हम शीट बना पा रहे थे, वायर्स बना पा रहे थे, यहाँ पे ये ब्रिटल होते हैं। एंड नीदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल, ये होते नहीं है, इनसे हम शीट या वायर्स नहीं बना सकते। एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी गो डाउन द ग्रुप, ये तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी ये पीरियोडिक टेबल है, फॉर एग्जांपल इस पीरियोडिक टेबल में नीचे जाती हूँ तो मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है, जब इस साइड जाते हैं तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी ही है, ठीक है। तो जैसे से आप नीचे जाते हो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब आप इस साइड जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है द चेंज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज नॉट एब्रप्ट, एब्रप्ट नहीं है, ये तो हमने देखा ही है। अब्रप्ट कैसे नहीं है, क्योंकि मैम बीच में एक इस प्रकार का डायगोनल आता है जो सेपरेट करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को, करता है मेटलॉइड्स का। तो एब्रप्ट चेंज नहीं है कि मेटल से सीधे नॉन मेटल, नहीं, मेटल्स के बाद आते हैं आपके मेटलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल के बीच में होती है, उसके बाद आते हैं आपके नॉन मेटल्स, राइट। नेक्स्ट है बच्चा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं, यही बात है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इनको सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है इनमें करने को। चलिए अब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, दिमाग में रखनी है पीरियोडिक टेबल। इन अ पीरियड, एक पीरियड की बात करते हैं, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल चलना।
अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। एल्किली मेटल्स जो होती है बच्चा, वो उनका लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है। उनका कैसा है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ट्रांजिशन मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो एल्किली मेटल्स का कम है। इनका ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं? डी ब्लॉक, याद रखना। जो ये मेरे ट्रांजिशन डी ब्लॉक को बोलती हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स का हाई है। इनर्ट गैसेस का लोएस्ट होता है, याद रखना। इनर्ट गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होता है, इसलिए तो वो गैस है ना, आपको दिखाई दे रहा है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसलिए तो वो गैस की तरह है। इतना कम है, रूम टेम्परेचर बहुत कम, सारी गैसेस होती है वो, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि उनमें केवल वान डर वाल फोर्सेज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ एक ही तरीके की फोर्स होती है, वान डर वाल फोर्सेज, और कोई फोर्स होती ही नहीं उनमें। नेक्स्ट है इनका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स की होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है। याद है, डी ऑर्बिटल में 5 शेल्स थे। जो डी ऑर्बिटल या डी सबशेल था उसमें 5 ऑर्बिटल्स थे। इनके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अनपेयर्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के पास, इनका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब जो मेटल्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि कुछ दे रखा है, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स है। टंगस्टन और मर्क्यूरी ट्रांजिशन मेटल्स है, ये देखो। टंगस्टन कहाँ है आपका? टंगस्टन है ये रहा। मर्क्यूरी है आपका ये रहा। इनका मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है, मर्क्यूरी का लोएस्ट है, जैसे कि हमें पता ही है, तभी तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। नॉन मेटल्स में कार्बन का डायमंड फॉर्म का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इतना है, एंड हीलियम का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है -270 डिग्री सेल्सियस। और एक और चीज है कि बच्चा, अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है तो वो हीलियम है, याद रखना। इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन आएगा तो आंसर है उसका हीलियम। फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स है अबाउट द पीरियोडिक टेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। क्या होता है बच्चा? डिक्रीज हो रहा है। जैसे से आप नीचे जाते हो तो कम होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे लिथियम सोडियम सॉलिड है, नीचे वाले लिक्विड हो गए कि ये जल्दी से मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू मोर रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वीकन्स द मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग, इसका रीजन भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट है बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ZF increases and hence bond energy increases। तो आप जैसे जैसे नीचे जाते हो, सिर्फ डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, अभी तो मैंने एस ब्लॉक की बात करी थी, वहां पे भी क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डी ब्लॉक पे भी आप नीचे जाते हो तो डिक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता जाता है। जब साइज कम होता है ना बच्चा, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा कम होता है। जिसका साइज बड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मैक्सिमम केसेस में ऐसे होता है। अब इसमें क्या है, आप जैसे जैसे नीचे जाते हो तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज आई है। इसका क्या मतलब है कि ये जो लैंथेनम है यहाँ पे, इसके बाद आपको पता है लैंथेनॉइड स्टार्ट होते हैं, तो वो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है एफ सब शेल में, जाता है एफ सब शेल में। तो बच्चा एक और चीज बता दूं, जैसे कि आपके ऑर्बिटल्स की शील्डिंग होती है। क्या इफेक्ट बता रही हूँ मैं आपको? एक नया इफेक्ट बता रही हूँ, विच इज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोलती हूँ, बीच में मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक शेल होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर एक शेल होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर शेल होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो शील्डिंग का मतलब है प्रोटेक्ट करना। आप ऐसे ध्यान में रखिए, जैसे वॉर में जाते तो एक शील्ड लेके जाते हैं ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको, मतलब कि बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये शील्डिंग का भी यही मतलब है। यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे 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 यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन्स करेगा जो फर्स्ट शेल में है, उससे कम इनको करेगा और सबसे कम लास्ट वाले को करेगा। ऐसा क्यों है?
ऐसा एक तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये भी सही है, बट साथ ही में बच्चा जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके बीच में ये शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ना इसको बहुत अच्छे से इसकी रेंज पहुंचने नहीं देते लास्ट वाले शेल तक, तो शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पावर को, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आके शील्ड कर लेते हैं, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक इतना अट्रैक्शन पहुंचता नहीं है। तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एस का, फिर होता है पी का, फिर होता है डी का, फिर होता है एफ का। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एफ और डी का सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अगर एफ के इलेक्ट्रॉन्स आगे डी के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये शील्ड नहीं कर पाते न्यूक्लियर चार्ज को, शील्ड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर पा रहे अट्रैक्टिव फोर्स, वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर पा रहे। तो डी और एफ सब शेल आने से स्पेशली क्या होता है, साइज एकदम से छोटा हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यही होता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे लिख रही हूँ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चा एग्जैक्टली यही है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली यही है, क्योंकि लैंथेनॉइड्स में आ जाते हैं आपके एफ सबशेल या एफ ऑर्बिटल आ जाता है, जो कि क्या करता है, पुअर शील्डिंग करता है। हमेशा याद रखना, ये कुछ वर्ड्स है जो पता होने चाहिए, फैक्ट तो समझ आ ही गया, साथ ही में वर्ड्स भी याद करो। पुअर शील्डर्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं होता, बस इतना याद रखना। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि नाम है, एफ ऑर्बिटल आते ही जो साइज हो जाता है वो छोटू हो जाता है। ये इतना साइज था तो अब इतना सा साइज हो जाएगा। क्या होता है, डिक्रीज इन साइज, साइज इनसे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बेसिक सी बात है। तो जिसका साइज डिक्रीज होता है बच्चा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। आइए चीज समझ, अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। Z इफेक्टिव होता है बच्चा न्यूक्लियर चार्ज, और कुछ नहीं होता। Z इफेक्टिव इज नथिंग बट न्यूक्लियर चार्ज को Z इफेक्टिव बोलते हैं, और हेंस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये चीज समझ, किसी को कोई डाउट इसमें? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत बार आएगा, स्पेशली जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगी तब तो इतना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो आपको अभी से समझ जाना है कि मैम एफ सबशेल आते ही साइज छोटू हो जाता है, साइज हो जाता है कम। कम क्यों हो गया? क्योंकि वो शील्डिंग नहीं प्रोवाइड कर पाया, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो जाता है लास्ट शेल पे, तो साइज एकदम से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अब हम बात करते हैं। लेट अस सेलेक्ट सम अदर पेन कलर सो दैट दिखे इस पे। अब बच्चा यहाँ पे क्या है, फ्रॉम थर्ड ए टू फोर्थ ए, थर्ड ए टू फोर्थ ए इज ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। फ्रॉम फिफ्थ ए टू 0 बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये बोल रहा है ग्रुप 13 और 14 में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट ग्रुप 15 से ग्रुप 18 की बात करती हूँ, तो जब मैं नीचे जाती हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अब मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो वैसे वैसे आपका एटॉमिक वेट मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है, इसको भूलना नहीं है, पूरी केमिस्ट्री में काम आती है। जिसका जितना एटॉमिक वेट या जिसका जितना बड़ा साइज उसमें उतनी ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस से आपकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम से जो बने हुए हैं, आर लेसर देन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0 ग्रुप इज ऑलवेज लेस देन हैलोजेंस। हैलोजेंस कैसे होते हैं? हैलोजेंस आपको कैसे मिलेंगे? या तो F2 मिलेगा या Cl2 मिलेगा, इस प्रकार से मिलते हैं। हीलियम नियॉन तो क्योंकि वो स्टेबल एलिमेंट्स है तो वो इस प्रकार से मोनो एटॉमिक ही मिलते हैं, या तो हीलियम मिलेगा ही नियॉन, वरना फ्लोरीन का मिलेगा F2Cl2 इस प्रकार से। ठीक है, उनका इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है बच्चा एटॉमिक सॉलिड नॉन मेटल्स जैसे कि बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनका सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनमें क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। किसमें? बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन में। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। Boiling point and melting point of molecular solids are less because of weaker van der Waals forces among example I2.
अब ये बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, मॉलिक्यूल है ना, I2 इज अ मॉलिक्यूल, बट ये बोल रहा है कि जो बोरॉन है, कार्बन है, वो कैसे रहते हैं, जैसे कार्बन का स्पेशली जो डायमंड का फॉर्म है बच्चा, वो इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के इस प्रकार से रहता है वो। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बना ली इसने कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। बट जब अब आयोडीन की बात करते हो तो एक मॉलिक्यूल है, एक आयोडीन ने क्या किया, दूसरे आयोडीन के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बना ली। सिंपल सी बात है, एक आयोडीन ने बच्चा दूसरे आयोडीन के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बना ली। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। 10th को डाउट सेशन हाँ प्लान किया है, करेक्ट। तो बच्चा जो भी डाउट से आप लेके आना अपने 10th को डाउट सेशन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। डाउट सेशन हम किस पे लेते हैं, बोर्ड पे नहीं लूंगी मैं, देखती हूँ बोर्ड पे लेती हूँ कि नहीं, बोर्ड शायद अवेलेबल होगा सैटरडे को, तो बोर्ड पे ले लूंगी, अदरवाइज हम गूगल मीट पे भी ले सकते हैं। तो क्या जैसे भी पॉसिबल होगा वैसे हम ले लेंगे। 10th को सैटरडे नहीं है ना, ट्यूसडे है, और 4 PM को देखते हैं जैसा भी होगा अवेलेबिलिटी। गूगल मीट पे आपको पढ़ा के भी हो जाएगा ना काम, गूगल मीट पे भी हम मिल सकते हैं, एक दूसरे की शक्लें देख सकते हैं, मुझे पता भी नहीं है आप लोग हैं कौन, राइट। तो या तो 1-on-1 सेशंस ले लेंगे या कंबाइंड सेशंस, आप मुझे डाउट्स भेजना तब मैं आपके ले लूंगी। अच्छा लिंक मेरा है ना, ठीक है, तो वहीं पे होगा फिर, ठीक है। चलो तो डाउट्स लेके आना, पर एक और बात करना, काम करना वैभव, जो आपके डाउट्स होंगे ना, क्योंकि उसी वक्त आप पूछोगे तो दूसरे बच्चे होंगे, तो एक काम करना, 4:30 PM का समझ गई, एक काम करना, जब क्लास होगी ना उससे पहले, अभी कभी भी इतने सारे मेरे अभी आपके पास टाइम है 10th से पहले का, कभी भी आप ना किसी भी लेक्चर के नीचे किसी भी मत करना, लास्ट पे कर देना ताकि मुझे देखना आसान रहे। जो भी लास्ट लेक्चर होगा, जब भी डाउट्स होंगे वहां लिख देना कि मैम DSA के जो भी DSAs मिल रही है, इस वाली DSA में DSA 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये डाउट्स है, DSA 2 ऑफ जिसमें ये डाउट्स है, तो आप मुझसे पूछते रहना। तो या फिर टेस्ट पेपर में डाउट है तो पूछ लेना, अभी टेस्ट भी हो जाएगा उससे पहले, 7 को टेस्ट है ना, तो मेरे को पहले ही बता देना ताकि मैं सीधे डाउट सॉल्व ही कराना स्टार्ट कर दूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन, ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, which is considering the atomic number and position of the periodic table, arrange the following elements in the increasing order of character, मेटालिक कैरेक्टर। ये आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लोगे। जैसे कि मैंने क्या बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ, एज यू गो डाउन द ग्रुप तब आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट जब आप अलोंग अ पीरियड जाते हो तब आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। इसके बेसिस पे मुझे आप बताइए, आपको इसमें बताना है मेटालिक कैरेक्टर ऑफ सिलिकॉन, मतलब किसका ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फास्फोरस। अब देखो आपके सामने पीरियोडिक टेबल भी दे रखी है, सब कुछ है आपके सामने, यू जस्ट हैव टू टेल मी द आंसर, यू जस्ट हैव टू टेल मी द आंसर। देख रही हूँ मैं चैट बॉक्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। हेलो मोहम्मद फाइज, वेलकम टू द क्लास। राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चा इससे नहीं बताते, वो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर में। ठीक है, रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है ना, वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गुड क्वेश्चन मोहम्मद फाइज, पर हम इसकी अच्छे से मैं बात बताऊंगी किसमें। वैसे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम। कौन सा होता है, लिथियम। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता देती हूँ, मोहम्मद फाइज ने पूछा है। अच्छा, मोहम्मद फाइज ने आंसर भी दे दिया। सोडियम, बच्चा यहाँ पे और भी है, आपने 4 ही चीजों का दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। बच्चा एल्यूमिनियम तो कहीं है ही नहीं, आप कौन सा आंसर दे रहे हो। यहाँ पे सिलिकॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, इनमें से देना है, अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ भी दे रहे हो। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, चलो मैं एक और आपका भी डाउट क्लियर कर देती हूँ जब तक मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ सबकी चार्ट। हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस होना, बच्चा कोई भी चीज रिड्यूस कब होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हो आप रिड्यूस होना। जब किसी में कोई चीज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे में होता है तो मैं रिड्यूस हो जाती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो रिडक्शन होने में
मदद कराएगा। रिडक्शन में मदद कौन कराएगा? जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो मैं क्या लिख रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है जो जल्दी से डोनेट कर देता है, इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे कि मैंने बोला, जो ग्रुप 1 है आपका, ग्रुप 1 जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में क्या है, लास्ट शेल में मैम एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको देना आसान है। इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से देने आसान है। ये दोनों क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं। तो इनमें से अब रिड्यूसिंग एजेंट पता लगाना है। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज एक्चुअली लिथियम। हमें लगेगा कि मैम फ्रांसियम होना चाहिए क्योंकि वो तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे बट इतना नहीं पढ़ते जितना इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं। तो अभी हम इसकी बात नहीं करते रिड्यूसिंग एजेंट की, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने दे दिया क्योंकि आपने पूछा था मेरे से सवाल। बाकी आपको जो मैंने सवाल पूछा है उसका आंसर आप मुझे दीजिए, मैं ये सब अब कर रही हूँ। मैम ओके बच्चा, ठीक है, मेरे पास आंसर आया है वैभव का। फिर से 4 चीजें यार, यहाँ पे कितनी चीजें की? 1 2 3 4 5। मुझे ये अलग दिख रहा है क्या? उसने भी कोई 4 चीजों का आंसर दिया था, आपने भी 4 चीजों का आंसर दिया। व्हाई आर यू डूइंग दिस? अब यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम नहीं लिखा आपने, सोडियम नहीं लिखा। चलिए मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा होगा? जो सबसे नीचे ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए एलिमेंट्स, मैं उनको मार्क कर रही हूँ, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। फिर ये टेबल आपको एग्जाम में बनी हुई थोड़ी आएगी, तो आपको ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ एकदम माइंड मैप की तरह टेबल छपी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे दिमाग में कर लिया, अभी तो दिख रही है टेबल, तो दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है कि मैम सोडियम है यहाँ पे, बेरिलियम है यहाँ पे, मैग्नीशियम है यहाँ पे। उसके बाद क्या दिख रहा है? सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। सिलिकॉन है यहाँ पे, फास्फोरस है यहाँ पे। तो अब क्या है, जैसे जैसे मैं नीचे जाती हूँ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो नीचे जाती हूँ, और जब मैं इस साइड जाती हूँ तब भी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक है इसमें सोडियम, सबसे ज्यादा सोडियम है। उसके बाद है बच्चा मैग्नीशियम, उसके बाद है बच्चा आपका बेरिलियम, उसके बाद है बेरिलियम। क्योंकि ये साइड है मेटालिक, ये आप नॉन मेटालिक टेरिटरी में घुस चुके हैं, ये ब्लू है और ये मेटलॉइड है, तो ये तो इजी हो गया। फिर उससे कम मेटेलिक है सिलिकॉन, उससे कम मेटेलिक है फास्फोरस। सिंपल सा आपकी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या लिखा था आपने? मुझे तो टेबल याद है, वेरी गुड। तो आपने फिर से सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस की जगह क्या नहीं लिखा बच्चा? आपने बेरिलियम तो लिखा नहीं। तो सबसे ज्यादा फास्फोरस को आपने मेटालिक कैरेक्टर दे दिया है वैभव पांडे। फास्फोरस तो नॉन मेटल है, ब्लू दिख रहा है, इतनी बड़ी टेबल है। एंड अभी वैभव खुश हो रहे थे कि मैम मुझे तो पीरियोडिक टेबल याद है। अब आप देखिए फॉस्फोरस को आपने सबसे ज्यादा मेटालिक बोला, मैंने अभी लिखा है यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक ये साइड है ना, और उससे भी ज्यादा ये सबसे मेटालिक है ग्रुप 1, ग्रुप 2 उससे कम मेटालिक है, ग्रुप 3 उससे भी कम मेटालिक है। ये सारी चीजें याद रखनी है। सो दिस इज द मेटालिक कैरेक्टर। वैसे हम ग्रुप 3 की बात नहीं करते, यहाँ पे हम ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड सीधे हम ग्रुप 13 से 18 की बात करते हैं, जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। मैं एक और चीज बता देती हूँ कि जो मेरा ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है एंड योर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18, इनको हम बोलते हैं, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी नेमिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उल्टा हो गया ना, अभी समझ आया? समझ तो आ गया ना ऑर्डर? उल्टा तो हुआ, मुझे दिखा आपका एकदम ही गलत आंसर दिया था। तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर नहीं करना अभी जो टेस्ट है उसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड एंड अ ग्रुप। अब आपकी जो रिएक्टिविटी है अक्रॉस अ पीरियड एंड अ ग्रुप की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया किस प्रकार की रिएक्टिविटी होती है,
किस प्रकार की, एज यू गो डाउन द ग्रुप आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चा, जैसे जैसे आप इस साइड जाते हो तो फिर से क्या होती है आपकी रिएक्टिविटी होती है फिर से इंक्रीज, बीच में होती है आपकी, बीच में कहीं पे डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे फिर से इंक्रीज होती है। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। एस ब्लॉक की एज एज नीचे जाते हो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब पी ब्लॉक की बात करती हूँ तो भी रिएक्टिविटी इस साइड इंक्रीज होती है, पहले डिक्रीज होती है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, इस प्रकार से ये खेल चलता है, इस प्रकार से ये खेल चलता है। तो रिएक्टिविटी की और मैं अच्छे से बात करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। इसके बाद हमारे कौन से टॉपिक्स है, रेडिया, ये सारी ट्रेंड्स हम नेक्स्ट में शुरू करते हैं। अभी मैं एक ट्रेंड शुरू करूंगी ना, क्योंकि रेडिया से आयोनाइजेशन एनर्जी कनेक्टेड है, फिर उससे आपका रेडिया से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कनेक्टेड है। तो अभी एक कर दिया ना, नेक्स्ट क्लास में मुझे पता है भूल जाओगे, फिर से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। सो लेट्स डू वन थिंग कि हम अब ट्रेंड्स शुरू हो गए तो एकदम ट्रेंड्स की क्लास हम लास्ट रखेंगे, प्रॉबेबली लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमारी ट्रेंड्स हो जाएंगे, फिर एक और क्लास और लगेगी। फिर मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके ग्राफ्स करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ्स हैं। ठीक है, कर लेना मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं फिर से बता रही हूँ, 10th से पहले मुझे भेज देना, पहले जो भेज देगा उसके डाउट्स मैं पहले ले लूँगी, क्योंकि मेरे लिए ईजी रहेगा, मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।